जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है आज, जो टॉपिक आज जो पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है। हम लोग ये पढ़ेंगे कि पावर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, और मेन इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर आपने रेट ऑफ डूइंग वर्क लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसकी एसआई यूनिट की बात करी जाएगी। अब देखिए रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम। और किस चीज का रेट है, तो बेसिक सी बात है, कहा गया है इलेक्ट्रिक वर्क है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक वर्क को करने का रेट यहाँ बताया जा रहा है। अब ठीक है, बताया जा रहा है। देखिए रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क की बात करी जाएगी तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा टाइम। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला मिल गया, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमको पता है वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, यहाँ अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल। ठीक है, टाइम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो अगर पावर की एसआई यूनिट पूछी गई तो ये बन जाएगी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पहली बात आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसके बाद बात करनी थी हम लोग को कि एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक वर्क की, तो एसआई यूनिट होती है। और इस जूल पर सेकेंड को और क्या बोल सकते हैं, तो इस जूल पर सेकेंड को बोल सकते हैं वॉट। सब लोग ये याद रखेंगे, इस जूल पर सेकेंड को और क्या बोल सकते हैं, वॉट बोल सकते हैं। तो यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन 1 वॉट। आपको 1 वॉट को डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे 1 वॉट डिफाइन किया जाएगा, बहुत इजी मेथड है। 1 वॉट देखिए, 1 वॉट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 वॉट विल बी इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वॉट किसके बराबर है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। आप समझिएगा, जो हमारे पास है फॉर्मूला है पावर का, फॉर्मूला क्या है पावर का, पावर का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या था, वर्क वॉज जूल, वर्क वॉज इन जूल। टाइम किसमें था, टाइम था सेकंड में। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया वॉट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 वॉट। आप 1 वॉट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वॉट डिफाइन करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए 1 वॉट, अगर 1 जूल ऑफ वर्क, अगर 1 जूल का काम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 सेकेंड में करती है तो बोला जाएगा कि जो पावर डेवलप हो रहा है दैट इज 1 वॉट। ठीक है, जो पावर जनरेट हुआ दैट इज 1 वॉट। यही कह सकते हैं जो पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 वॉट बोलेंगे। देखिए 1 वॉट का मतलब इफ 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, then the power of electric device is said to be 1 watt। ठीक है, तो 1 watt क्या होता है, 1 watt का मतलब है 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में परफॉर्म किया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा, तो हम लोग ये कहेंगे कि जो उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का जो पावर है वो कितना है, 1 वॉट है। तो ये हमारी हो जाएगी 1 वॉट की डेफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे पावर के डेरिवेशन की। ठीक है, ये तो पावर का बेसिक सा एक फॉर्मूला था, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए अब तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में पावर को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमको देखिए पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला है। और हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। हमको ये चीज पता है। देखिए ये पहली चीज है और ये दूसरी चीज है जो हमको पता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन 2 से हम लोग वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वर्क क्या आ जाएगा, v इंटू क्यू आ जाएगा। वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क विल बी इक्वल टू v इंटू क्यू। ये हमारे पास वर्क आ गया। अब आपके पास अगर वर्क आ गया तो आपको क्या करना है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम कर देना है।
वर्क क्या है, V इंटू क्यू, टाइम नीचे है, टाइम को नीचे रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया, Q बाई टी। Q बाई टी क्या होता है, I होता है। तो हम लोग बोलेंगे V इंटू आई इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, और वो क्या है, वो फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब अगर देखी जाए इसकी यूनिट क्या हो सकती है, तो इसकी यूनिट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट डैश एम्पियर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर की एक और यूनिट मिल गई, वोल्ट डैश एम्पियर है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए और फॉर्मूला डिराइव करिए। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान लीजिए हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, हमने ओम्स लॉ आपको बताया था, तो ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, ओम्स लॉ से हमको पता है कि V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। यहाँ पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, जैसे ही आप रखेंगे तो आई आर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये I और ये I मिलके क्या बना देगा, आई स्क्वायर बना देगा। आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, पावर का दूसरा फॉर्मूला हो गया, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास पावर का दूसरा फॉर्मूला है। अब बात करते हैं पावर के तीसरे फॉर्मूले की। तो पावर का फॉर्मूला हमको पता चला आई स्क्वायर आर है, और देखिए हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I हमारे पास आ जाएगा V अपॉन आर। यहाँ पुट कर दीजिए, V अपॉन आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। इसको लिख देंगे V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। ये आर कट गया, आंसर क्या आ गया, V स्क्वायर बाई आर आ गया। तो ये हमारे पास हो गया पावर का तीसरा फॉर्मूला। तो हमारे पास पावर की मेनली तीन फॉर्मूले मिलते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी आई। दूसरा फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए। अब हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, कि व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगला टॉपिक जो है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। हम लोग ने सिंपल सा काम किया, काम क्या किया हम लोग ने देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटरी लगा ली है, उसके साथ ही साथ एक रेजिस्टर लगा लिया है, ठीक है। अब इस रेजिस्टर में क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो करंट जाएगी। वो करंट क्या है, वो करंट हमने मान ली है आई। कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि कुछ टाइम के लिए करंट जा रही है, और उस टाइम को मान लेते हैं टी, मतलब जो करंट फ्लो हो रही है वो कितने देर के लिए फ्लो हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए फ्लो हो रही है, और उस टाइम को हमने क्या मान लिया, वी एज्यूम्ड इज एज टी, हम लोग ने उसको टी मान लिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होगा ये कि जब इस रेजिस्टर पे करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे करके हीट अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस आएगी, मतलब यहाँ से हीट जनरेट होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या जनरेट हो रही है, यहाँ से हीट जनरेट हो रही है। फिर से बता रहे हैं हीट क्यों जनरेट हो रही है, हीट इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि ये एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर पे जब करंट फ्लो होती है टी टाइम के लिए तो रेजिस्टर पे हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, अब ये आपको समझना है। जो हीट जनरेट हो रही है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करेगी, तो करंट जो है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो हीट जनरेट हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। पहली चीज आपको समझनी है कि जो हीट जनरेट हुई दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब करंट बढ़ेगी तो हीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड बोला गया है कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी होती है। जो रेजिस्टर था उसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी हीट भी जनरेट होगी। तो पहला पॉइंट हो गया एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। करंट जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे टाइम पे। तो आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर उसको कितना ज्यादा टाइम के लिए आप चलाते हैं वो उतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो। तीनों को हमने कंबाइन किया, तीनों को जब कंबाइन किया तो क्या पाए, हम लोग को मिला एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया, के आई स्क्वायर आर टी बन गया। जहां के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी 1, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी।
दिस इज द फॉर्मूला दैट वी ऑब्टेन्ड ऑफ हीट। के जो था कांस्टेंट था और उस कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली हम लोग ने डिटरमाइन करी तो कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये हीट है बेटा, ये हीट है, हीट एनर्जी है जो डिसिपेट हो रही है यहाँ से। तो जो हीट एनर्जी डिसिपेट होगी, जो हीट एनर्जी निकलेगी, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। इस हीट एनर्जी की अगर आप यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी जूल। तो जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, और यही हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि अगर हमने किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस से या किसी भी रेजिस्टर पे करंट पास कर रहे हैं फॉर टाइम टी, ठीक है, करंट आई पास कर रहे हैं फॉर टाइम टी, तो होता क्या है, होता यह है कि वहां पे एक हीट जनरेट होती है, वहां पे हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होगी, जो हीट डिसिपेट होगी, that will be directly proportional to square of current, that will be directly proportional to resistance of the resistor, and that will be directly proportional to time for which the current flows. This is called Joule's law of heating, और ये फॉर्मूला मिलता है हमको Joule's law of heating का, that is H is equal to I square R into T। अब इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनेंगे कि जो जैसे हमारे पास जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन का अगर आप प्लेट देखेंगे तो वो किसकी बनी होती है, जरा कोई बताएगा हमको। आयरन की प्लेट जो होती है, ठीक है, आयरन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है जिससे मेन हम लोग प्रेस करते हैं, ठीक है, वो किस चीज की बनी होती है। कई बच्चे सोचते हैं कि दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, तो बेटा वो आयरन की नहीं बनी होती है। ठीक है, आयरन जो होता है, मतलब आयरन मतलब जो प्रेस होता है वो किसका बना होता है, ठीक है, तो वो बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि बेटा वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, दो चीजें नाइक्रोम की आपको मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, एक आयरन का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जो मेन पोर्शन होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है, और आप लोग ने हीटर देखा होगा तो हीटर में जो वायरिंग होती है वो भी नाइक्रोम की होती है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे बात करी जाएगी, किसकी किसकी बात करी जाएगी। पहला हीटिंग एलिमेंट, देखिए मेन यहाँ हीटिंग एलिमेंट की बात होगी, किसका हीटिंग एलिमेंट, तो बात होगा नाइक्रोम का हीटिंग, मतलब उसका प्रेस का हीटिंग एलिमेंट, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे वायर ऑफ, ठीक है, वायर या हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट किसका, तो हीटिंग एलिमेंट हो जाएगा आयरन का या प्रेस का। ठीक है, यहाँ आयरन मतलब प्रेस वाला है, आयरन मतलब एफी मत समझ जाइएगा, जिससे प्रेस करते हैं कपड़े, वो आयरन की यहाँ बात हो रही है, तो उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। किस चीज का बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। अब बात आती है नाइक्रोम का क्यों बनाया गया, किसी और मेटल का क्यों नहीं बना दिया गया, तो इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत बेसिक सा रीजन है। क्या रीजन है, रीजन ये है कि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो आपको पता है रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज क्या समझ में आई, सबसे पहली चीज समझ में आई कि जो हीटिंग एलिमेंट है आयरन का वो किसका बनाया जाता है, दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी के साथ में अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो हीट जनरेट हो रही है, जो हीट डिसिपेट हो रही है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला आंसर है किसका, नाइक्रोम वायर का, नाइक्रोम वायर नहीं बोलेंगे, नाइक्रोम के एलिमेंट का। तो जो प्रेस का एलिमेंट या जो आयरन का एलिमेंट बनता है दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। सेकंड इसी में क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग वायर, जो वायर होता है किसका, जो वायरिंग होती है, या कह सकते हैं जो हमारे पास फिलामेंट होता है, बल्ब, जैसे बल्ब का अगर फिलामेंट देखें, जैसे मान लीजिए बल्ब है हमारे पास में, ये मान लीजिए एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब का सिंबल कुछ इस तरीके का ही होता है, और इसको हम लोग यहाँ पे फिलामेंट दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज फिलामेंट। अब ये फिलामेंट ऑफ बल्ब किस चीज का बना होता है, तो फिलामेंट जो होता है बल्ब का ये बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, तो बहुत बेसिक सा रीजन है। क्या रीजन है, पहला रीजन अभी हमने आपको बताया, पहला रीजन ये है फिलामेंट को टंगस्टन का बनाने का कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, साथ ही साथ टंगस्टन की एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि रेजिस्टिविटी ज्यादा है। अब देखिए रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगी, और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगी उतना ही ज्यादा ये जो टंगस्टन वायर है वो रेड हो जाएगा,
और रेड हो जाएगा तो वो लाइट इमिट करेगा, ठीक है, तो लाइट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन के वायर को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा रख दी, क्योंकि मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट कम रखते तो होता क्या, ये जो वायर था बहुत ज़्यादा हीट हो गया, और मान लीजिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो थोड़ा सा भी हीट होता ये तुरंत गल के खराब हो जाता, ठीक है, तुरंत मेल्ट हो जाता और मेल्ट के टूट जाता। इसीलिए हम लोग ने मेल्टिंग पॉइंट क्या रखी, इसकी ज़्यादा रखी। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टंगस्टन वायर एज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। इसके बाद अगर बात करी जाए हीटर के वायर की, तो हीटर का जो वायर होता है, देखिए हीटर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, खाना बनाने के लिए पहले चूल्हा यूज़ होता था, पहले कोल यूज़ होता था, आजकल के ज़माने में गैसेज आ गई हैं, ठीक है, एलपीजी आ गई है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने घरों में हीटर्स यूज़ करते हैं। तो हीटर में क्या होता है, हीटर में आपने देखा होगा ऐसे करके होता है गोल गोल, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके की कुछ वायरिंग वायरिंग टाइप की होती है, और इसमें वायर लपटे होते हैं, ठीक है, यहाँ पूरे में वायर होते हैं। अब ये जो वायर होते हैं, यही पूछा गया है किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। पूछा जाएगा क्यों नाइक्रोम के बने होते हैं, तो बहुत सिंपल सा रीज़न है। नाइक्रोम के क्यों बनाए गए, नाइक्रोम के इसलिए बनाए गए क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज़्यादा होगी, और खाना आसानी से पकाया जा सकेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी हो जाएगी किसकी, नाइक्रोम वायर की, जिसको हम लोग हीटर में यूज करते हैं। लेकिन एक और चीज पूछी आती है, जो कॉर्ड होता है, ठीक है, जो जाके फिर बैटरी या सेल जो भी है, जो भी सोर्स है करंट का, वहां जाके जो कनेक्ट होगा, क्या ये कॉर्ड भी नाइक्रोम का बना होगा, कॉर्ड नाइक्रोम का नहीं होगा। कॉर्ड अगर नाइक्रोम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, मतलब इस वायर का अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो इससे हीट जनरेट होने लग जाएगी, ठीक है, और ये हम नहीं चाहते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पावर लॉस कर देगा, एफिशिएंसी कम कर देगा, ठीक है। तो जो वायर होता है वो हमेशा किसका बनाया जाता है, या तो एल्युमिनियम का बनाया जाएगा या तो वो कॉपर का बनाया जाएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर एज वेल एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, और साथ ही साथ एक गुड कंडक्टर भी है। तो ये हमारे पास कहानी है किसकी, ये बात हमारे पास कहानी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमारे पास इतना टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है क्लास 10th लेवल पे, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। अब ये फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक करने में मदद करती है। जब एक्सेस करंट फ्लो होता है, व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ एक्सेस करंट, द फ्यूज ब्रेक्स इटसेल्फ। इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती हैं, जैसे मैं मान लीजिए ये हमारे पास कोई रजिस्टर था, या ये मान लीजिए कोई अप्लायंस है, अप्लायंस मतलब मान लीजिए ये हमारे पास एसी है, ठीक है, एयर कंडीशन है। यहाँ पे इसके सीरीज में हम लोग क्या लगा देंगे, एक फ्यूज लगा देंगे। फ्यूज क्यों सीरीज में लगाया, उसको बहुत देखिए समझिएगा। हमारे पास मान लीजिए हमने एक सोर्स यूज किया, वी आर यूजिंग अ सोर्स, ठीक है, किस चीज का सोर्स है, करंट का सोर्स है, करंट निकली, ठीक है, और करंट गई फ्यूज पे और इस पे गई। अभी जो करंट थी वो बिल्कुल सामान्य थी, जनरल करंट थी, आसानी से एसी जो था वो हमारा वर्क कर रहा था। अचानक से क्या हुआ, अचानक से फ्लक्चुएशंस हुए करंट में, और जो करंट की वैल्यू हुई अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। जैसे ही करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये फ्यूज गल जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। सर्किट को इसने बंद कर दिया, सर्किट को इसने ब्रेक कर दिया। अब सर्किट को ब्रेक कर दिया तो आगे करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। तो देखिए अगर यही ब्रेक हो गया, सर्किट ही ब्रेक हो गया, आगे करंट नहीं जा पाई, तो ये हमारा सेफ रहा, ठीक है। इसीलिए ये एक सेफ्टी डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये सर्किट को ब्रेक कर रही है, जिससे हमारा अप्लायंस क्या रह रहा है, सेफ रह रहा है। और कैसे सेफ रह रहा है, क्योंकि देखिए ये मेल्ट हो गया, तो जो करंट अभी तक जा रही थी एसी पे, अगर वो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये मेल्ट हो जाएगा हमारा फ्यूज, और फ्यूज के मेल्ट होने से करंट आगे जा नहीं पाएगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। विच ब्रेक्स, कब ब्रेक होता है, ब्रेक मतलब कब ये टूट जाएगा वायर, तो ये फ्यूज का वायर तब टूट जाएगा जब जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाती है। अब देखिए फ्यूज के वायर की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। फ्यूज के वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फ्यूज के वायर की दो मेनली प्रॉपर्टी हमको समझनी है। पहली, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फ्यूज का वायर एलॉय भी हो सकता है, ठीक है, और फ्यूज का वायर हम लोग सिंपल वायर भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ भी वैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन आप अगर देखेंगे
तो अलग अलग तरीके के वायर हम लोग इसमें यूज करते हैं, एल्युमिनियम का, निकल, इन सब के एलॉयज भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब हमारे पास है, कभी कभी इसमें सोल्डर भी यूज कर सकते हैं, जो PBSN का एलॉय होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टिन भी यूज कर सकते हैं, तो आप जो भी चाहें वहां पे यूज कर सकते हैं। NCERT में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो चीज आप लोग जरूर देख लीजिएगा फ्यूज वायर के लिए। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी क्योंकि ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, इस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो देखिए हुआ क्या, जैसे ही करंट बढ़ी तो इस पे जो हीट रिलीज हो रही थी वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, और हीट बढ़ जाएगी तो फ्यूज जो होगा वो गर्म हो जाएगा, और क्योंकि ये हीट अप हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा, क्योंकि हीट इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पिघल जाएगा। लेकिन पिघलेगा कब, पिघलेगा तब जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि फ्यूज वायर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके का कोई भी वायर हमको यूज करना है, ऐसी प्रॉपर्टी का वायर यूज करना पड़ता है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो मान लीजिए करंट बढ़ भी गया फ्यूज पे, तो फ्यूज पिघलेगा ही नहीं, फ्यूज मेल्ट ही नहीं होगा और हमारा रेजिस्टर सेफ नहीं रहेगा। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि फ्यूज मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्यूज अगर मेल्ट होगा तो ही आगे की करंट रुक जाएगी, आगे की जो सप्लाई है तभी वो रुकेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है फ्यूज वायर। एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि फ्यूज को हमेशा अप्लायंस के सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अप्लायंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकल रही है वही करंट फ्यूज पे भी जानी है और वही करंट किस पे भी जानी है, सर्किट पे भी जानी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी पे तो करंट को देखेंगे। अगर मान लीजिए इस पे अचानक से करंट बढ़ गई तो इस पे भी तो करंट बढ़ गई, और इस पे करंट बढ़ गई तो वो क्या हो गया, फ्यूज हो गया, वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो इस पे करंट स्टॉप हो गई, रुक गई, और ये सेफ बना रहा। लेकिन था क्या, इसको बार बार चेंज करना पड़ रहा था, बार बार ये मेल्ट हो जाए, बार बार चेंज करना पड़े। तो किया क्या गया, एक नई डिवाइस क्रिएट करी जिसको कहा गया MCB। MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो फ्यूज होता है, फ्यूज काम करता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, बेटा ये याद रखिएगा। फ्यूज किस पे काम करता है, फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन अगर पूछी जाए बात MCB किस पे काम करता है, तो MCB काम करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। ये बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों के बीच में, MCB में और फ्यूज में। तो ये हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अगले टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।